वेलकम टू स्के नॉवल वर्स, जहां कहानियां की शुरुआत होती। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना। डेथब्रिंगर के खत्म होने तक लड़ाई पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। बहुत से लोग घायल थे, कुछ गंभीर रूप से घायल भी थे, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। इसीलिए विच डॉक्टर को स्टैंड बाय पर रखा गया था और उसने सबसे गंभीर घावों का इलाज किया। लेकिन उसकी शक्तियां अनंत नहीं थीं। इसका मतलब था कि सेरा बी के साथ अस्पताल में बातचीत जारी रख सकती थी। दोनों घायल तो हुई, लेकिन ठीक हो रही थीं। तो मिस्ट्री लेडी, आप भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं, या शायद आप मशरूम के ज्यादा करीब हैं? क्या आप शायद रसायन पोशी हैं? सेरा ने हंसते हुए कहा। हा हा, बहुत मज़ेदार। मुझे याद दिलाना कि मैं तुम्हें अपना कोई राज फिर कभी ना बताऊं। बी ने अपनी प्यारी सी हंसी के साथ कहा। लेकिन मैं वास्तव में आपकी क्षमता के वर्णन के बारे में बहुत उत्सुक हूं। मुझे नहीं पता कि आपको इसका एहसास हुआ या नहीं, लेकिन उन वर्णनों में संभवतः हमारी सोच से कहीं अधिक गहरा अर्थ छिपा है। उदाहरण के लिए, ये घड़ियां कुछ भी कैसे जानती हैं? क्या उनके पास सारी जानकारी का कोई आंतरिक संग्रह है, या वे उसे यूं ही उत्पन्न कर लेती हैं? ये बहुत ही असंभव लगता है, क्योंकि विवरण बहुत ही अनोखे और बेहतरीन ढंग से बनाए गए हैं। और तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? बिया अपने सुंदर मुख से उस पर मुस्कुरा रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें रियल हिस्ट्री में दिलचस्पी होगी, और तुमने खुद ही सब समझ लिया। प्यारे और स्मार्ट। सेरा ने टिप्पणी को नज़रअंदाज कर दिया और पहले वाक्य पर ध्यान केंद्रित किया। क्षेत्र का इतिहास? वह क्या है? मैंने तो कभी भी ऐसी किसी चीज़ के बारे में दूर दूर तक नहीं सुना। रियल हिस्ट्री क्या है? उसने शर्मिंदगी से पूछा। बी ने इसे देखा और कहा, ऐसा महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो स्वयं पता लगाया है वह वास्तव में आश्चर्यजनक है। संभवतः केवल मुट्ठी भर लोग ही वह कर पाएंगे जो आपने किया। बिया ने गहरी सांस ली और आगे कहा, रियल्म हिस्ट्री, जैसा कि यह कहता है, रियल्म्स और उसके भीतर रहने वाले प्राणियों का इतिहास है। आप शायद पहले ही समझ गए होंगे, लेकिन रियल्म्स असल में वे स्थान थे जहां लोग या प्राणी रहते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वे सभी राक्षस बन गए। सेरा को इस विषय में बहुत रुचि थी। इन लोगों में और भी जीव थे जो राक्षस नहीं थे। उनका क्या हुआ? क्या ये वही पागलपन है जिसके बारे में मैंने कई बार पढ़ा है? वह ये पूछने ही वाली थी कि बी ने कहा, आप जानते हैं कि मैं इस बातचीत के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं। मैंने उन कक्षाओं में वास्तव में ध्यान नहीं दिया था। सेरा एक बार फिर आश्चर्यचकित हुई। कक्षाएं? कक्षाओं से क्या मतलब है? तुम किस तरह के स्कूल में गई थी कि वहां इन चीज़ों के बारे में सोचा गया? सेरा ने हंसते हुए कहा। बीबी हंसी और बोली, यह इवॉल्व्ड के लिए एक खास स्कूल है। हर नया बच्चा यहीं से गुजरता है। कैसलबर्ग पहुंचने के बाद हमें शायद स्कूल जाना पड़ेगा। सेरा और बी दोनों हंसते हंसते बेहोश हो गईं। एक मिनट बाद आखिरकार उनकी हंसी रुक गई। ठीक है, मुझे ये स्पष्ट करने दीजिए, मैंने कई राक्षसों को मार डाला है। एक राक्षस ने तो स्टेलर को भी मार डाला है, और फिर भी मुझे स्कूल जाना है। वे इस पर फिर से हंसे। फिर बी ने जवाब दिया, हाँ, मुझे पता है कि हमारे नज़रिए से यह बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन नए इवॉल्व के लिए यह वाकई मददगार है। मैं खुद कोपेन के पतन से पहले सिर्फ कुछ हफ्ते के लिए ही वहां जा पाया था, लेकिन वहां मुझे कुछ ज़रूरी जानकारी मिली जिससे मुझे बाद में मदद मिली। कुछ मदद मिलना अच्छा होगा। सेरा की हिम्मत नहीं हुई कि वह बी की ओर देखे और उसमें दया देखे। उसने शायद उसकी बिगड़ती मनोदशा को भांप लिया होगा, इसलिए उसने विषय बदल दिया। अरे, आपने मेरी योग्यता और अन्य चीज़ों का विवरण पूछा था। वास्तव में हमारी स्टेटस विंडो को साझा करने और उसे कभी भी एक्सेस करने का एक तरीका है। किसी वजह से ऐसा कहते हुए उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन सेरा को इसकी परवाह नहीं थी। वह दूसरे लोग के इतिहास के बारे में और जानने के लिए बहुत उत्साहित थी। सचमुच, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, और लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इस समय बिया इतनी शर्मा रही थी कि सेरा को चिंता होने लगी। उसे इतनी शर्मिंदगी क्यों होगी? क्या उसकी स्टेटस विंडो में कोई बहुत ही अजीब जानकारी है? नहीं, शायद नहीं। फिर क्यों? इससे पहले कि वह इन विचारों को आगे बढ़ा पाती, बी ने अंततः समझाया, खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर केवल प्रेमी ही ऐसा करते हैं। ठीक है, इसकी उम्मीद नहीं थी। उम्मा, अगर आप नहीं चाहते तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इससे दूसरों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। इस समय सेरा भी बी की तरह ही शर्मा रही थी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की आंखों में नहीं देख पा रही थी। नहीं, आप विवरण पढ़ना चाहते हैं, और मैं भी आपके बारे में जानने को उत्सुक हूँ। इसलिए यदि आप चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं। सेरा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। हम ये कैसे करेंगे? वास्तव में ये काफ़ी सरल है। हम बस अपनी घड़ियों को एक साथ स्पर्श करते हैं, और जब ये पूछता है कि क्या हम अपनी घड़ियों को जोड़ना चाहते हैं तो हाँ दबाते हैं। चलो ऐसा करते हैं, सेरा ने कहा। बी खड़ी हुई और सेरा के बगल में उसके बिस्तर पर बैठ गई। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। फिर सेरा ने हाथ बढ़ाकर बी का हाथ पकड़ लिया और अपनी घड़ियां एक दूसरे से सटा दीं।
दोनों के सामने एक पॉपअप आया जिसमें लिखा था, क्या आप सेराफिन बी की घड़ी से जुड़ना चाहेंगी। दोनों ने हाँ दबा दिया। अचानक दोनों की घड़ियों पर सूचनाओं की बाढ़ आ गई और आवाज ने उसे अपने दिमाग में पढ़ लिया। नाम बी, शीर्षक प्रकृति की रानी, पहला कत्ल विश्व वृक्ष, प्रथम श्रेणी का भयावहता, जीवन सार अवशोषित 289/1000, क्षमताएं लेस देन प्रकृति की पुकार ग्रेटर दैन, निष्क्रिय क्षमताएं लेस देन प्रकृति के साथ एक ग्रेटर दैन, विरासत लेस देन बीज ग्रेटर दैन, आइटम लेस देन जीवन की शाखा ग्रेटर दैन लेस देन गलनांक ग्रेटर दैन। वे दोनों काफी देर तक चुप रहीं। सेरा ने बी की मुख्य स्टेटस विंडो को 1 दर्जन बार पढ़ा, लेकिन उसकी नज़र एक लाइन पर रुक गई, लेस देन बीज ग्रेटर दैन। उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसने अपनी विरासत खोली है, और उसके पहले परिवर्तन के बारे में क्यों नहीं लिखा। मैंने बाद में पूछा, चलो विवरण पढ़ना शुरू करते हैं। सेरा मुस्कुराई और पढ़ने लगी। दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि वे अब भी एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। सेरा ने ऊपर से नीचे की ओर काम शुरू किया, हालांकि उसकी सबसे अधिक रुचि हेरिटेज में थी। लेस देन प्रकृति की पुकार ग्रेटर दैन, वर्णन लेस देन विश्व वृक्ष संवेदनशील वृक्ष आत्माओं की एक प्रजाति हैं जो अकेले ही पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देने के लिए बनी हैं। एक विशेष रूप से चंचल, एक साहसिक कार्य के लिए दूसरे लोक में गई। उसे एक मरता हुआ लोक मिला जिसे उसने पुनर्जीवित करने में मदद की। ग्रेटर दैन, प्रकृति ने पुकारा और आपने उत्तर दिया। आप कुछ हद तक प्रकृति को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। ये तो अजीब है, उसकी काबिलियत का वर्णन तो दुखद भी नहीं है। मेरी तो सारी काबिलियत दुखद है। खैर, अगला देखते हैं। लेस देन प्रकृति के साथ एक ग्रेटर दैन, वर्णन लेस देन विश्व वृक्ष ने जिस क्षेत्र को पोषित किया वह स्वर्ग बन गया। जंगल इतने विशाल थे कि पेड़ बादलों तक पहुंचते थे, जानवर इमारतों जितने बड़े थे और ड्रार्ड्स नामक एक संवेदनशील जाति, वे सभी शांति से रहते थे और विश्व वृक्ष की पूजा करते थे, जब तक कि कुछ गड़बड़ नहीं हो गई। ग्रेटर दैन, आप पौराणिक ड्रॉइड जाति का हिस्सा हैं। आपकी प्रगति सामान्य विकसित जाति से अलग है और अगर आप अपने वंश को पोषित करते हैं तो आप महानता प्राप्त कर सकते हैं। यह अशुभ लग रहा है और विवरण को समाप्त करने का यह एक तरीका है। जिसने भी ये लिखा है वह एक बेवकूफ़ है। अब वह जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। लेस देन बीज ग्रेटर दैन, वर्णन लेस देन विश्व वृक्ष का शासन हमेशा नहीं चल सका, अंततः वह बहुत शक्तिशाली और पागल हो गई। लेकिन पर्याप्त आत्म जागरूकता के साथ उसने अपने उस क्षेत्र को छोड़ने का फैसला किया जिसे उसने बनाया और जिस पर उसने शासन किया था। उस क्षेत्र का क्या हुआ उसे कभी पता नहीं चला। ग्रेटर दैन, आपकी आत्मा में जीवन का बीज है। जो लोग अपनी प्रकृति को समझते हैं उनके लिए महान शक्तियां प्रतीक्षा करती हैं। ये बात आपके लिए विशेष रूप से सत्य है। प्रकृति से आपका जुड़ाव बढ़ता है। आखिरकार दुखद हिस्सा मिल ही गया। और ये जीवन का बीज क्या है? और यह हिस्सा जो अपने स्वभाव को समझने के बारे में है, शायद यह हेरिटेज के स्तर को बढ़ाने का एक संकेत है या कुछ और। जब मैं पूरा कर लूंगा तो बी से पूछूंगा। लेस देन जीवन की शाखा ग्रेटर दैन, प्रकार हथियार, वर्णन वृक्षों के शूरवीरों ने प्रकृति के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। वे वनों की पूजा करते थे और मानते थे कि प्रकृति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक युद्ध में उनमें से अधिकांश मारे गए और ये तलवार उस युग का एक अवशेष है। विशेषता, ये हथियार प्रकृति के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ है। यह अपने उपयोगकर्ताओं की तब तक मदद करता है जब तक वे प्रकृति की आज्ञा का पालन और देखभाल करते हैं। यार, ये तलवार उसके लिए बनी है। वो इतनी खुशकिस्मत कैसे हो सकती है? मैं चाहता हूं कि मेरे लिए भी खास तलवार बने। लेस देन गलनांक ग्रेटर दैन, प्रकार भारी कवच, वर्णन एक नारकीय राज्य की गहराई में दानवों की एक जाति रहती थी जिसने सब कुछ नष्ट करने की कसम खाई थी। उन्होंने कई जातियों पर विजय प्राप्त की, लेकिन एक युद्ध में उनमें से अधिकांश मारे गए और यह कवच उस युग का अवशेष है। विशेषता, ये कवच नरक की शक्ति से उत्प्रोत है। ये पहनने वाले को अग्नि के हमले से बचाता है और अधिकांश शारीरिक हमलों को निष्प्रभावी कर देता है। ये युद्ध के लिए बनाया गया एक बेहतरीन कवच है, खासकर अगर पहनने वाला पर्याप्त शक्तिशाली हो। इससे पता चलता है कि डेथब्रिंगर से लड़ाई के दौरान उसने इसे क्यों नहीं पहना था। यह शायद उसके लिए बहुत भारी है। लेकिन मैं अंत तक सोच रहा था कि बी कहाँ है। बी की आवाज़ सुनकर उसके विचार रुक गए। तुम्हारा वर्णन इतना दुखद क्यों है, बेचारी कुतिया? सेरा इस पर हंस पड़ी। मेरा विश्वास करो, मैंने इसका मुकाबला किया और मैं तुम्हें बता दूं कि वह कुत्ता एक गधा है। सेरा ने अंततः बी का हाथ छोड़ दिया और अपनी शर्ट का बायां हिस्सा ऊपर खींच लिया। उस जलने के घाव को देखो। उस कमबख्त नरक के कुत्ते ने मेरे बाजू को काट लिया और खून बहना बंद नहीं हो रहा था। वहां कोई पट्टी या सिलाई करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ धातु ली, उसे गर्म किया और घाव को जलाकर बंद कर दिया। बी ने घृणा और साथ ही दया का भाव भरा चेहरा बनाया, फिर पूछा, लेकिन क्या इससे दर्द नहीं हुआ? बहुत ज्यादा। क्या इससे दर्द हुआ? बिल्कुल हुआ। मैं चीखते हुए बेहोश हो गई।
यह अभी भी एक हफ्ते तक राक्षस का खून पीने या किसी सपने में फंसने से बेहतर है। बी के चेहरे पर सिर्फ घबराहट ही साफ दिखाई दे रही थी। और ये देखकर सेरा खूब हंसी। ठीक है, किसी समय तुम मुझे अपनी उस यात्रा के बारे में सब कुछ बताओगे। इस बार वे दोनों हंस पड़े। फिर सेरा ने वह प्रश्न पूछा जिसे जानने के लिए वह बेताब थी। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आपकी विरासत का वास्तव में क्या अर्थ है। इस बार बिया के चेहरे पर पूरी तरह से भ्रम था। विरासत? मैंने अभी तक अपनी विरासत का ताला नहीं खोला है। या खोला है? उसने तुरंत अपनी स्टेटस विंडो खोली और उसके चेहरे पर आश्चर्य देखकर उसे एहसास हुआ कि उसकी हेरिटेज वास्तव में अनलॉक हो गई थी। ठीक है, तो मैंने अपनी हेरिटेज अनलॉक कर ली, लेकिन कब? ओह, मुझे याद है कि यह डेथब्रिंगर के खिलाफ लड़ाई के अंत में था। लेकिन यह आपकी हेरिटेज से अलग क्यों दिख रही है? खैर, मुझे लगता है कि आपका ये बीज अपग्रेड करने योग्य है। आपको और अधिक विरासतें नहीं मिलेंगी, लेकिन आपकी वर्तमान विरासत आपके साथ विकसित होगी। बिया ने कुछ देर तक उसे विचारमग्न होकर देखा, फिर उसने सिर हिला दिया। हाँ, शायद यही बात है। ये दिलचस्प है, सोच रहा हूँ कि यह कितना मजबूत होगा। सेरा की रुचि किसी और चीज़ में थी। मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि आपने इसे कैसे अनलॉक किया। ओह, ये तो बहुत आसान है। मुझे बस अपनी मृत्यु को स्वीकार करना था। अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो यह प्रकृति के उस पहलू से जुड़ा है जिसमें सर्दियों में मृत्यु को स्वीकार करके बसंत में पुनर्जन्म लिया जा सकता है। सेरा का चेहरा बहुत उदास और डरा हुआ था। मुझसे वादा करो कि तुम फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुमसे अपनी जान जोखिम में डालने से मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा करना नामुमकिन है। लेकिन कभी भी हार मानने और अपनी मौत को स्वीकार करने की हिम्मत मत करना। सेरा रोने की कगार पर थी। सेराफिन, मैं नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, सेरा बीच में बोल पड़ी और रोते हुए उसने कहा, कृपया, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को फिर से नहीं खोना चाहता जिसकी मुझे परवाह है। बस मुझसे वादा करो, कृपया। कुछ कहने के बजाय बी ने उसे गले लगा लिया। इस समय वे दोनों रो रहे थे। उन्हें पता था कि उन्होंने पहले ही कितना कुछ खो दिया है, इसलिए एक दूसरे को खोने का ख्याल उनके लिए लगभग असहनीय था। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक दूसरे को पकड़कर सो गए। उन्हें सहारे की बहुत ज़रूरत थी। तुम दोनों अभी जाकर एक कमरा क्यों नहीं ले लेते? एक महिला की आवाज़ आई। बी ने आवाज़ की ओर देखा और नींद भरी आंखों से उसने देखा कि लूसी उसकी ओर मुस्कुरा रही है। लूसी, तुम क्या चाहती हो? मैं सो रहा था। ओह, मुझे यकीन है तुम थे। तुम दोनों ने बहुत अच्छी नींद ली थी, है ना? लूसी ने हंसते हुए कहा। वो क्या कह रही है? हाँ, किसी वजह से मुझे बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन उसने वो व्यंग्यात्मक टिप्पणी क्यों की? और तुम दोनों कहने का उसका क्या मतलब था? तभी बी के बगल में कुछ हलचल हुई जिससे वह चौंक गई। बिस्तर के दूसरी तरफ सेराफिन हिलने डुलने लगी थी। क्या हो रहा है? लूसी, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? सेराफिन ने बहुत ही प्यारी और थकी हुई आवाज़ में कहा। अगर तुम दोनों सेक्स करना चाहते हो तो तुम दोनों अविश्वसनीय हो। अस्पताल से ज़्यादा निजी जगह पर जाओ। तुम भाग्यशाली हो कि सब लोग पहले ही चले गए। अरे, वह इस मुद्दे को उठाना कभी बंद नहीं करेगी। आखिरकार सेराफाइन ने अपनी तरफ रुख किया और दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखा। फिर दोनों शर्माते हुए उठ खड़े हुए। ओह, तुम दोनों बहुत प्यारे हो। चुप रहो लूसी, वे दोनों चिल्लाए। खैर, ये शर्मनाक था, लेकिन किसी कारण से मुझे ये पसंद है। लूसी, तुम यहाँ क्यों हो? बी ने विषय परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करते हुए पूछा। मैंने कुछ क्यों बाधित किया? लूसी के चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी जब उसने ये कहा और बी ने उसे ऐसी नज़र से देखा कि अगर उसने यह विषय नहीं छोड़ा तो हिंसा होगी। ठीक है, मैं रुकता हूँ। मैं यहाँ ये देखने आया था कि क्या तुम दोनों कुछ योजना बना रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो हमने अभी तक युद्ध नहीं जीता है। इससे दोनों की नींद खुल गई और उनकी नींद की बची हुई थकान भी दूर हो गई। सेराफिन ने दोनों की जिम्मेदारी संभाली। ठीक है, चलिए चलते हैं। वे पुलिस स्टेशन के गलियारों से गुजरे। उनके समूह के लोग अभी भी जीत का जश्न मना रहे थे। कई लोग उन्हें धन्यवाद देने के लिए रुके और शायद कुछ सैनिकों ने सेराफिन के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी थी, क्योंकि लोग उसे संत सेराफिन कह रहे थे। बी ने उसकी तरफ देखा और लगभग हंस पड़ी कि वह कितनी शर्मिंदा लग रही है। जब सब लोग वहां से चले गए तो उसने फुसफुसाकर उससे कहा, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मुझे कैसा लगा जब उन्होंने मुझे लेडी बी कहना शुरू किया। ये सुनकर वे दोनों हंस पड़े। मुझे गलत मत समझिए, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ अभ्यास की आवश्यकता होगी। वे फिर हंसे और आखिरकार कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गए। उनके चेहरों पर मुस्कान थी जिसने सबको चौंका दिया। बी ने किसी की तरफ देखे बिना ही कहा, ठीक है, बैठक शुरू हो जाए। सबसे पहले, क्या सब लोग ठीक हैं और कार्रवाई के लिए तैयार हैं? सभी ने सिर हिलाया और लूसी ने कहा, विच डॉक्टर का धन्यवाद, सभी ठीक हैं। यह अच्छी बात है।
अब हम उन हथियारों और कवच के बारे में बात करते हैं जो हमें मिले हैं। क्लॉकवर्क ने अपनी घड़ी पर एक सूची निकाली और दुश्मनों से लूटे गए सभी हथियारों की सूची पढ़ी। उनके ज़्यादातर हथियार और कवच अभी भी इस्तेमाल करने लायक हैं और उनके सभी सहायक उपकरण भी सुरक्षित हैं। कुल मिलाकर अगर हम उपकरण बांट दें तो हम लगभग 100 सैनिकों को तैयार कर सकते हैं और फिर भी उनके पास अतिरिक्त सहायक उपकरण बचे रहेंगे। सेराफिन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है। आराम करते समय मैंने और बी ने इस बारे में बात की कि आगे क्या करना है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, लूसी ने बगल से कहा, मुझे यकीन है कि तुमने रात भर खूब बातें की होंगी। उसकी उपेक्षा करते हुए सेराफिन ने आगे कहा, उद्धरण चिन्ह ... हमने तय कर लिया है कि आगे क्या करना है और हम यहाँ से चले जाएंगे। सेराफिन की बात समाप्त होने के बाद बी ने आगे व्याख्या करना शुरू किया। नाइटमेयर को ठीक ठीक पता है कि हम कहाँ हैं। उसके पास ज़्यादा नियमित, विकसित और सबसे ज़रूरी गियर हैं। लेकिन जब हमने शहर की योजनाएं देखी तो हमें कुछ मिला। सेराफिन ने शहर का नक्शा निकाला और सबको दिखाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें इसकी आवश्यकता है। यह क्या है? क्लॉकवर्क ने पूछा। सेराफिन ने उत्तर दिया, ये सर्वनाश से पहले का एक उच्च श्रेणी का सैन्य बंकर है। इसमें वह सब कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता है, भोजन, आश्रय, हथियार और शायद और भी बहुत सी चीज़ें जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से मदद करेगा। ये जानकारी सुनकर सभी दंग रह गए। क्लॉकवर्क ने पहले अपना संयम संभाला और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि नाइटमेयर को इस बंकर के बारे में पता नहीं है और उसने पहले ही पूरी जगह लूट नहीं ली है? इस बार बिया ने उत्तर दिया, ओह, वह निश्चित रूप से बंकर के बारे में जानता है, क्योंकि हम दोनों जब पहली बार आए थे तो हमने वहां जाकर इसकी जांच की थी। लेकिन चिंता मत करो, ये लूटा हुआ नहीं है, क्योंकि बंकर के प्रवेश द्वार पर ही प्रथम श्रेणी का एक भ्रष्ट व्यक्ति रहता है। इससे वे सभी एक बार फिर अचंभित हो गए, लेकिन इस बार लूसी ही थी जिसने सबसे पहले बात की। ठीक है, कोई बात नहीं, ये लूटा हुआ नहीं है, यहाँ तक कि वह भी ऐसा कुछ नहीं मार सकता। आपको क्या लगता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो वह भी पूरा नहीं कर सकता? बी और सेराफाइन दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। फिर सेराफाइन ने अपनी बात जारी रखी, बेशक वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह मेरे पास नहीं था। भ्रष्ट को छाया से लगाव होता है और वह उन्हें नियंत्रित कर सकता है, लेकिन मैं प्रकाश को बुला सकता हूं जो उसका उत्तम प्रतिकार है। इस बार बोलने वाला सभी लोगों में से एक जादूगर था। मुझे लगता है कि आप ये समझने में नाकाम रहे हैं कि एक भ्रष्ट व्यक्ति एक विकसित व्यक्ति से कितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हाँ, आप शायद इस कमरे में सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन एक भ्रष्ट व्यक्ति से मुकाबला करना आपके या हम सबके लिए अभी भी कोई विकल्प नहीं है। सेराफिन और बी ने फिर एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। इसलिए हमें पहले मजबूत होने की ज़रूरत है और हम ऊपर ऐसे रह रहे हैं जैसे लाखों जीवनसार बस इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे हों। बी ने कहा। उसकी बात सुनकर और समझकर उनके चेहरे पीले पड़ गए। किलशॉट ने हकलाते हुए कहा, तुम हमसे कहना चाहते हो कि सीवर में उन क्रस्टेशियंस को मारना शुरू कर दो? क्या तुम दोनों पागल हो? सेराफिन ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना डरो मत, वे सिर्फ प्रथम श्रेणी के दूषित हैं और हमारा लक्ष्य उन्हें नष्ट करना नहीं है, बल्कि उनसे जीवनसार प्राप्त करना है। उन्होंने योजना का विवरण तैयार करना शुरू किया और कुछ घंटों में ये तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने सभी के तैयार होने के लिए कुछ दिन इंतजार करने का फैसला किया। बी ने अविश्वास से और गहरी शर्मिंदगी के साथ उसकी ओर देखा। तुम्हारा मतलब है? साथ में सेरा ने उसकी ओर देखा और वह भी शर्मा गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिया ने थोड़ा उदास होकर दूसरी ओर देखा और कहा, ओह हाँ, मैं गलत समझ गया। रुको, क्या वह मेरे साथ स्नान करना चाहती थी? वह पूछ नहीं पाई क्योंकि बिया जल्दी से चली गई थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। यौन सामग्री शामिल है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बी जल्दी से उस मैच से दूर भागी जहां वह और सेराफिन पहले लड़ रहे थे। उसने जल्दी से नहाया और शुक्र है कि सेराफिन से मिलने से बच गई। उसके बाद वह भागकर अपने कमरे में गई और दरवाज़ा अपनी पीठ की ओर करके ज़मीन पर बैठ गई। तुम कितने बेवकूफ़ हो। तुम क्या सोच रहे थे कि वो तुम्हें पसंद करेगी? क्यों करेगी? तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। बिया इन विचारों से बच नहीं पाए और अपने आत्म दुख में डूबते हुए उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। बिया शायद 1 मिनट या 1 घंटा ज़मीन पर रोती रही। उसे न तो पता था और न ही परवाह। तुम्हें इसे बर्बाद क्यों करना पड़ा? शायद थोड़ा समय मिलता तो उसे भी ऐसा ही लगता, पर अब तो सब बर्बाद हो गया। साले बेवकूफ़, मुझे तुमसे नफरत है। ये सब सोचते हुए बी को दरवाजे पर दस्तक सुनाई नहीं दी। उसे सिर्फ तब सुनाई दी जब एक फुसफुसाती हुई आवाज़ आई, अरे बी, क्या तुम यहाँ हो? वह सेराफिन थी। हे भगवान, वह मुझे ऐसे नहीं देख सकती। उम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या आप कृपया चले जा सकते हैं? दरवाजे के पीछे से एक आह की आवाज़ आई और फिर सेराफिन फिर बोली, क्या हम जिम में जो हुआ उसके बारे में बात कर सकते हैं? भाड़ में जाओ।
उसे पता है या शायद नहीं, बस उत्सुकता है। चलो नाटक करते हैं। मुझे नहीं पता, तुम्हारा क्या मतलब है? बहुत बढ़िया काम किया, बेवकूफ़ कुतिया। बहुत ही यकीन दिला दिया। कृपया मुझे बात करने के लिए अंदर आने दीजिए, वरना पूरा गलियारा हमारी बातचीत सुन लेगा। हे भगवान, मैं उन दूसरे लोगों के बारे में भूल गया जो हमारी बातें सुन सकते थे। एक आह भरते और कांपते हाथों से उसने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोला। अगले ही पल सेराफिन अंदर आई। वह पहले जैसी ही खूबसूरत थी। बी ने आईने में देखा और अपनी बेहाल हालत देखकर तुरंत शर्मा गई। ये सब एक गलती थी। बिया बिस्तर पर जाकर बैठ गई और सिर्फ फर्श को देखती रही। दरवाजे से सेराफिन ने कहा, आपका कमरा बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा कमरा बहुत छोटा है। सेराफिन ने उसे बात करने से रोकने की बहुत कोशिश की। बी ने बस नेता विशेषाधिकार कहा और चुप रही। गद्दा अचानक हिल गया जिससे बी चौंक गई और उसकी नज़र गलती से सेराफिन की शानदार सुनहरी आंखों पर पड़ गई। उनमें थोड़ी दया और उदासी थी, लेकिन बी ने जल्दी से नज़रें फेर लीं। अचानक एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा और वह सेराफिन की बगल में दब गई। इस बार बी ने उसके चेहरे को कुछ देर तक देखा। सेराफिन ने उसे देखकर मुस्कुराया, फिर नज़रें फेर लीं। वे काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहे, बस खामोशी और एक दूसरे की संगति का आनंद लेते रहे। थोड़ी देर बाद सेराफाइन ने वह सवाल पूछा जिससे बी को बहुत डर लग रहा था। उसने बहुत ही सहज, रेशमी, मधुर आवाज़ में कहा, बी, तुम भाग क्यों गईं? बी ने उसकी तरफ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, मैं भागी नहीं। बस एक ज़रूरी अपॉइंटमेंट था। सेराफिन इस पर हंस पड़ी, जिससे बी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ठीक है, तो तुम भागी नहीं, लेकिन फिर मैं तुमसे ये पूछूंगी कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? सेराफिन ने डर के भाव के साथ पूछा। वह क्या सुनने से इतना डर रही है? बिया ने ये कहते हुए शर्म से दूसरी ओर देखा। मुझे लगता है कि आप शायद सबसे बुद्धिमान, सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने कभी जाना है। आपके दोस्त या साथी के रूप में हर कोई खुश होगा। आखिरी हिस्सा मुश्किल से सुनाई दे रहा था, लेकिन कमरे की खामोशी में सेराफिन ने इसे आसानी से सुना। क्या आप सब भी इसमें शामिल हैं? अब उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। उसकी ओर मुड़ते हुए उसने देखा कि सेराफिन का चेहरा ज़मीन की ओर देख रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। बी ने फैसला किया और उसके हाथ पकड़ लिए, जिससे सेराफिन चौंक गई। बेशक मैं हूँ। बड़ा सवाल यह है, आप मेरे बारे में कैसा महसूस करते हैं? लो, मैंने कह दिया। वह तय कर सकती है कि उसे क्या करना है, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे जो होने वाला है, उसके लिए तैयार है। सेराफिन ने कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर झुककर उसके होंठों पर चुंबन कर दिया। हे भगवान, उसके होंठ इतने गर्म और मुलायम हैं। मैं मरते दम तक इनसे तृप्त नहीं हो पाऊंगा। चुंबन कुछ सेकंड लंबा था, फिर सेराफिन ने उसे तोड़ दिया और बी पहले से ही और चाहती थी। लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसे तब तक रुकना है जब तक वह ये सुनिश्चित न कर ले कि सेराफिन भी यही चाहती है। जब वे एक दूसरे को देख रहे थे तो सेराफिन ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे आशा है कि इसे आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक बी ने उसके मुंह पर हमला कर दिया। जीभ तो थी नहीं और उसे अपनी पूरी इच्छाशक्ति से खुद को रोकना पड़ा। बी खुद को उससे तृप्त होने से नहीं रोक पा रही थी, लेकिन कुछ मिनट बाद वह रुक गई। सेराफिन पीठ के बल लेटी थी और बी उसके ऊपर थी। उनके बीच बस कुछ सेंटीमीटर का अंतर था। लंबे चुंबन से दोनों की सांस फूल रही थी और वे एक दूसरे को देख रहे थे। तभी बी ने पूछा, सेराफिन, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? बिया ने जब पूछा तो वह अभी भी थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन सेराफिन के चेहरे पर चमकती मुस्कान ने उसे वह सब कुछ बता दिया जो उसे जानना था। हाँ, और कृपया मुझे सेरा कहिए। इससे उसकी सारी ताकत टूट गई और उसने नए जोश के साथ अपने मुंह पर हमला कर दिया। अगले ही पल एक जीभ ने उसके मुंह में घुसने की कोशिश की। चुनौती स्वीकार करते हुए उसने अपनी जीभ का इस्तेमाल किया और दोनों में लड़ाई हुई। आखिरकार वह जीत गई और उसने सेरा के मुंह को अपनी जीभ से टटोलना शुरू कर दिया। उसके होंठ इतने मुलायम थे और सेरा की जीभ उसके मुंह में समा रही थी। यह एक अद्भुत एहसास था, एकदम से ही बी को गर्मी लगने लगी और उसने अपना निचला शरीर उसके शरीर से दबाने लगी। इस दौरान वह कपड़ों के ऊपर से ही अपने स्तनों और नितंबों को सहलाने लगी। सेरा के हाथ उसकी कमीज के नीचे उसकी पीठ को टटोल रहे थे। उसने बी को अपने और करीब दबा लिया और सेरा अपना एक हाथ उसकी पैंट में डालकर अपनी गांड पर डालने ही वाली थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आवाज़ आई, अरे बी, क्या तुम बाहर जाने के लिए तैयार हो? हमारे पास मांस कम होने लगा है और हमें शिकार करना होगा। उन्होंने चुंबन तोड़ा, उनके मुंह अभी भी लार से जुड़े हुए थे। फिर बड़ी अनिच्छा से वे उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े। सेरा दुनिया से बहुत परेशान रहने लगी थी। जब भी वह और भी उस खास रात को शुरू किया काम आगे बढ़ाने जाती तो कोई न कोई बात सामने आ ही जाती। ऑपरेशन से पहले के कुछ दिनों में उन्होंने लगभग 1 दर्जन बार सेक्स करने की कोशिश की, लेकिन चुंबन से आगे नहीं बढ़ पाए। इससे दोनों बहुत निराश और लगातार उत्तेजित रहने लगे।
उन्होंने तलवारबाजी की ट्रेनिंग को समय दिया क्योंकि दोनों को लगा कि सेक्स करने से ज़्यादा ज़रूरी तलवारबाजी है। सेरा की हालत में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हो रहा था, हालांकि वह भी जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ सेकंड में हारने के बजाय वह कम से कम 1 मिनट तक अपनी पकड़ बनाए रख सकती थी। ट्रेनिंग एक खास तरह की यातना थी। एक दूसरे के पसीने से तर बदन देखना, कभी कभी उन्हें एक दूसरे से चिपकाना। उन्हें सचमुच खुद को रोकना पड़ता था और मैट पर ऐसा नहीं करना पड़ता था कि सब देख लें। नहाना भी कोई विकल्प नहीं था, वे चाहते थे कि उनका पहला पल और भी खास हो। कुछ दिन सहने के बाद आखिरकार उन्होंने बनकर में जाने तक इंतजार करने का फैसला किया। चाहे वे कितना भी चाहें, लोगों की सुरक्षा दोनों के लिए प्राथमिकता थी। दिन ऐसे ही बीतते गए और आखिरकार ऑपरेशन का दिन आ ही गया। वे पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर मिले। वे सभी सातों यहाँ थे। गार्ड की सूची में भी बदलाव किया गया था ताकि जब तक वे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे वे सुरक्षित रहें। ठीक है, क्या सब लोग तैयार हैं? सेरा ने पूछा। उसने अपनी आवाज़ में गुस्से को छिपाने की कोशिश नहीं की। अच्छा है, कम से कम मैं कुछ हत्या करके अपनी हताशा को कम कर सकता हूँ। लूसी कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने ही वाली थी कि सेरा और बी दोनों ने उसकी तरफ देखा। उसने पीला चेहरा लिए दूसरी तरफ देखा। आज बहुत मारकाट होने वाली है, जो उन दोनों के लिए बिल्कुल सही था। हाँ, चलो इसे खत्म करते हैं, बी ने सभी के सामने उत्तर दिया और किसी ने भी असहमत होने की हिम्मत नहीं की। वे आगे के सीवर के प्रवेश द्वार पर गए और अंदर घुस गए। योजना यह है कि वे निकास द्वार के पास ही रहें ताकि तेजी से पीछे हटने की स्थिति में वे बच सकें। लूसी दुश्मन को सचेत कर देगी, फिर वे सबसे अच्छे तरीके से एक मारक क्षेत्र स्थापित करेंगे और जितने क्रुस्टेशियन हो सके उन्हें मार डालेंगे। योजना अच्छी है, हमारी शक्तियां एक दूसरे की पूरक हैं, देखते हैं हम कितने समय तक टिक पाते हैं। वे सीवर में उतर गए और लूसी दुश्मन को ढूंढने निकल चुकी थी। इस बीच सभी ने अपनी अपनी जगह ले ली। शुरुआत में वे सिर्फ एक ही तरफ से आएंगे, इसलिए आसान होगा, लेकिन जैसे ही वे दूसरी तरफ से आएंगे उनका सामना करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। पहले चरण की व्यवस्था इस प्रकार है। विल के साथ भी आगे है। सेरा और लूसी सातों में से सबसे अधिक गतिशील हैं, इसलिए उनकी स्थिति वहीं है जहां उनकी आवश्यकता है। किलशॉट पीछे है और दुश्मन पर बमबारी करने के लिए विस्फोटक राउंड का उपयोग कर रहा है। क्लॉकवर्क और विच डॉक्टर पीछे छूटने वालों को मार गिराएंगे जबकि वह दुश्मन को कमजोर कर रही होगी। दूसरा चरण थोड़ा अधिक कठिन होगा, इसलिए उन्होंने स्थिति के आधार पर कई संभावित संयोजन बनाए। यह इससे बेहतर नहीं हो सकता। अचानक लूसी गलियारे के अंत में मोड़ से बाहर आ गई। तो ये शुरू होता है। सब लोग तैयार हो जाओ, वे मेरे पीछे पड़े हैं। और वह कितनी सही थी। आखिर में बदसूरत क्रस्टेशियन उनकी तरफ आ गए। जैसे ही वे टीम के ठिकाने के पास पहुंचे, विस्फोटों ने उनकी गति को तोड़ दिया और इसलिए वे वहां पहुंचने में काफ़ी धीमे हो गए। पहले जोड़े को बी और विल ने आसानी से संभाल लिया। जादूगरनी की ताकत के कारण जानवर सीधे चल भी नहीं पा रहे थे। और 1 मिनट बाद सेरा और लूसी भी इस मस्ती में शामिल हो गईं। तभी असली नरसंहार शुरू हुआ। तुमने एक भक्षक, प्रथम श्रेणी के एक कलंकित व्यक्ति को मार डाला है। तुम्हारी आत्मा पोषित है, तुमने मार डाला है। ये बात अंतहीन रूप से जारी रही। अरे, मुझे इसे पहले ही बंद कर देना चाहिए था, अब मुझे इसे पूरा सुनना पड़ेगा। वे वास्तव में उन्हें मारने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने यथासंभव लंबे समय तक अपने सार को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया स्थिति और भी बदतर होती गई। अंत में बी और विल को अपनी शक्तियों का उपयोग करना पड़ा, जबकि सेरा और लूसी अपने रूपांतरित रूप में लड़ रही थीं। डेथब्रिंगर से लड़ाई के बाद सेरा को अपने पंखों की एक सीमा का एहसास हुआ। ये जितने ज़्यादा दुश्मनों पर असर करता, इसकी शक्ति उतनी ही कमज़ोर होती जाती। हालांकि उसने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन क्रस्टेशियंस को इसकी कोई परवाह नहीं थी, इसलिए उसने इसे बंद कर दिया। जैसा कि हम सोचते हैं, यदि वे किसी डरावनी शक्ति द्वारा नियंत्रित हैं, तो यह उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं करेगा। प्रशिक्षणों ने उसके युद्ध कौशल में अद्भुत वृद्धि की, तथा क्लियर माइंड के साथ उसने जो निपुणता हासिल की, उससे ये संभव हो गया कि वह हमेशा उस स्थान पर रह सके जहां उसकी आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि मैं क्लियर माइंड की सीमा के करीब पहुंच रहा हूं, लेकिन मैंने अभी तक इसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे किसी समय अगले हेरिटेज के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। उसने अपनी तलवार से कई राक्षसों को चीर डाला, फिर तुरंत बाईं ओर हवा में उड़कर छत पर मौजूद कुछ राक्षसों को मार गिराया। इस बीच बी अपनी इस क्षमता का चतुराई से इस्तेमाल कर रही थी ताकि दुश्मनों की गति को और कम करके उन्हें रोक सके। विल भी अपना काम कर रहा था। उसने दुश्मनों पर पानी का दबाव बढ़ा दिया, जिससे उनकी गति धीमी हो गई। लूसी उनके बीच उड़ रही थी और जहां भी जाती वहां तबाही मचा देती। किलशॉट सामान्य गोलियों का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि उसका सार अनंत नहीं था। विच डॉक्टर और क्लॉकवर्क ने नियमित सैनिकों से उधार लिए गए हथियारों का इस्तेमाल किया। जीवन सार अवशोषण को इस बात की परवाह नहीं थी कि आपने अपने दुश्मन को कैसे मारा, अगर आपने घातक प्रहार किया तो आपको सार मिलता है।
सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब तक कि सेरा ने उनके पीछे बहुत दूर हलचल नहीं देखी। जब तक ये चला यह अच्छा था। उसने एक ही झटके में 3 और राक्षसों को मार डाला, फिर दूसरों को बुलाया। अपनी टीम के प्रत्येक साथी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सेरा ने निर्णय लिया कि किस योजना का पालन करना है। भैया इस तरफ बहुत हानिकारक है। यही बात लूसी और विल पर भी लागू होती है, जिसका मतलब है कि यह योजना डी होनी चाहिए। सब लोग, प्लान डी लागू है। 10 सेकंड में बदलाव। दूसरी तरफ का दुश्मन 10 सेकंड में उन पर हमला करने वाला था, इसलिए सेरा ने उनकी गति को तोड़ने के लिए आगे बढ़कर काम किया। प्लान डी में सबसे ज्यादा भरोसा उसी पर था, जबकि विच डॉक्टर और क्लॉकवर्क ने उसे बगल से और किलशॉट ने पीछे से सहारा दिया। ये तो बहुत बुरा होगा। वह राक्षसों की दीवार से टकराए और उन्हें टुकड़े टुकड़े करने लगी। वह एक पल के लिए भी नहीं रुकी। रुकने का मतलब था निश्चित मौत। 10 सेकंड बीत गए और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर आ गए, जिससे उनका काम काफी आसान हो गया। तुमने मारा है, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारे पास है, तुम्हारी आत्मा है, तुम। इससे कोई मदद नहीं मिलती। मेरे दिमाग में इस आवाज़ के साथ मैं अपने विचार भी मुश्किल से सुन पाता हूँ। धिक्कार है, ये कितना परेशान करने वाला है। वह क्रोधित होने लगी, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा। रक्तपिपासुता से संरचना टूट जाएगी और सभी लोग गिर जाएंगे। सेरा ने 1000वीं बार दरांती जैसे उपांगों को चकमा दिया, फिर एक जबरदस्त वार किया, कवच को तोड़ दिया और राक्षस को मार गिराया। उसकी गति धीमी हो रही थी, लेकिन वह अभी भी गति बनाए रख सकती थी। खैर, कम से कम हमें तो यकीन है कि इन कमीनों की संख्या अनंत है। एक हमले से बचते हुए उसने देखा कि बाकी लोग कैसे कर रहे हैं। भैया की कमर की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनके कुछ जख्मों से खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने पीछे हटने की आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए उनकी कोई भी चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी। सेरा की ओर से दुश्मनों की संख्या कम थी, जिससे उनकी स्थिति बेहतर हुई, लेकिन ज्यादा नहीं। सेरा पर धीरे धीरे जख्मों का निशान बढ़ने लगा। पहले तो हाथ पर एक छोटा सा कट लगा, फिर पिंडली पर खरोंच, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसके शरीर के हर हिस्से पर जख्म हो गए, यहाँ तक कि उसकी जांघों और बगल पर भी कुछ चाकू के जख्म हो गए। उसके पंख अब भी पहले जैसे ही बेदाग थे। 1 मिनट बाद उनकी हालत और बिगड़ गई। किसी कारणवश दुश्मन ने उन्हें खाने की कोशिशें दोगुनी कर दीं। मुझे इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है। अचानक उसने भैया को चिल्लाते सुना, पीछे हटो, योजना दो। योजना 2 का मतलब था कि सभी को तुरंत पीछे हटना होगा, जबकि मैं और भी भागने की योजना बनाएंगे। अगर उसने यही योजना बनाई होती तो इसका मतलब होता कि हमारी ओर वाकई कुछ भयानक होने वाला था। दुख की बात है कि सेरा वास्तव में इसके बारे में नहीं सोच सकी, क्योंकि सभी लोग पीछे हट रहे थे, इसलिए उसे अपना सारा ध्यान लड़ाई पर लगाना पड़ा। धीरे धीरे सेरा ने दुश्मन को जमीन पर कब्जा करने दिया और लगभग 1 मिनट बाद वह लगभग बी के बराबर आ गई। उसकी मौजूदगी ने सेरा को शांत कर दिया, जो उस समय बहुत मुश्किल था। वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही थी और उसका रक्तपिपासा किसी भी क्षण भड़क सकता था। इस रिट्रीट का अंत सेरा के सीवर से बाहर निकलकर बी को गोद में लेकर उड़ जाने से होना चाहिए था। ये लूसी का विचार था और उसे यह सुझाव देते समय ये वाकई मज़ेदार लगा था। असल में फांसी की सज़ा योजना बनाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल साबित हुई। अगर उनमें से किसी का भी ध्यान एक पल के लिए भी भटका तो दोनों को झुंड में जिंदा खा लिया जाएगा। 1 मिनट तक वे इसी अनिश्चित स्थिति में रहे, फिर कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे हवा में एक लहर दौड़ गई हो और अचानक हवा भारी हो गई। सब कुछ थम गया और सबकी गति धीमी हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं गहरे पानी में हूँ। सेरा ने पीछे मुड़कर देखा तो बिया उसे देख रही थी। फिर उसने बिया के पीछे देखा और उसकी धड़कन रुक गई। सुरंग के अंत में अंधेरा था, लेकिन साए या रात जैसा नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों जैसा एहसास था। लेकिन वो सबसे बुरा नहीं था। अंधेरे में कुछ तो था। मुझे इसे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे इसकी एक झलक पाकर मैं पागल हो जाऊंगा। इसके बजाय उसने अपने पंख की क्षमता को अधिकतम शक्ति पर चालू कर दिया। उसका सार कुछ सेकंड में जल जाएगा, लेकिन उसे बस इतना ही चाहिए था। उसका दांव कामयाब रहा और वह फिर से चलने फिरने में सक्षम हो गई। सेरा ने तुरंत बी को पकड़ लिया और सीवर से बाहर निकल गई। उसने एक नज़र भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वे सीवर हैच से बाहर निकल गए, जिसे विल ने तुरंत बंद कर दिया। बी अपनी बाह में कांप रही थी, लेकिन सेरा किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। उसका सारा एसेंस खत्म हो गया था और वह बेहोश न होने की पूरी कोशिश कर रही थी। बी सहित अन्य लोग बात कर रहे थे, लेकिन लगातार नोटिफिकेशन के कारण सेरा कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, तारांकन। हो सकता है उसने यह बात जोर से कही हो क्योंकि बाकियों ने उसे चिंता भरी नज़रों से देखा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। सुरंगों में खून की प्यास अपने चरम पर पहुंच गई थी और डीप लर्कर ने उसे और बढ़ा दिया था। अब वह इसे और नियंत्रित नहीं कर सकती थी। सेरा खून से लथपथ आंखों के साथ जमीन से उठी। विच डॉक्टर उसके सामने खड़ा था, शायद कोई निदान बता रहा था।
सेरा ने बिना देर किए उसके सिर पर मुक्का मारा, फिर वह लूसी को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वह समय रहते बच गई। अपनी गति का इस्तेमाल करते हुए उसने विल पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ढाल ने वार रोक दिया और इससे पहले कि वह उसे दोबारा मार पाती, अचानक जमीन से बेलें निकल आईं और उसे जकड़ लिया। बी उसके सामने लगभग 1 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। मुझे जाने दो, मैं सबको मार डालूंगा, मुझे जाने दो, सेरा बार बार चीखी। एक पल बी ने उसके माथे पर एक चुंबन दिया, तभी सेरा ने उसे काटने की कोशिश की तो वह पीछे हट गई। फुसफुसाते हुए उसके चेहरे पर आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। कृपया मुझे माफ़ करें। इसके साथ ही बेलें उसकी गर्दन के चारों ओर कसने लगीं, जब तक कि हवा का प्रवाह बंद नहीं हो गया। सेरा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह बेहोश हो गई। बिया जमीन पर घुटनों के बल बैठी सेरा के बेहोश शरीर को पकड़े हुए थी। उसके साथ जो कुछ हुआ वह बिया को जिंदगी में मिली किसी भी चोट से ज्यादा दर्दनाक था। हालांकि बी को पता था कि उसने सेरा के साथ जो किया वह उसके हित में था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था और उसे गोद में लिए घुटनों के बल बैठना यातना जैसा था। बी ने उसके साथ क्या क्या किया था ये देखकर वह सोच भी नहीं पा रही थी। उसके आंसू अभी भी नहीं रुके थे। पूरी लड़ाई 1 घंटे से भी ज्यादा समय पहले हुई थी। विच डॉक्टर पहले से ही जाग चुकी थी। उसे सेरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बी को उसके बेहोश शरीर पर रोते देखकर उसने अपनी जबान बंद कर ली। बाकी लोग कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन बी उन्हें सुन नहीं पा रही थी। लगभग 10 मिनट बाद लूसी बी के पास आए। वह उसके बगल में बैठ गई और बहुत ही दयालु स्वर में बोली, अरे, हमें शायद बेस पर वापस जाना चाहिए। सेरा ठीक हो जाएगी, विल उसे ले जाएगा, पिछली बार की तरह। बी जानती थी कि लूसी उसे भगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी, बल्कि वह गुस्सा हो गई। अगर तुम हमें इतना कुछ छोड़कर जाना चाहती हो तो जाओ। उसने आज हमारी जीत के लिए कितना कुछ त्याग किया है, क्या तुम्हें इसकी भी परवाह है? या तुम बस इस बात से खुश हो कि तुम्हें कुछ जीवन सार मिल गया है और तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं है? लूसी के चेहरे पर शुद्ध पीड़ा थी, लेकिन बी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। भाड़ में जाओ, बी। यह मेरी गलती नहीं है कि तुम्हारी बेवकूफ़ गर्लफ्रेंड पागल हो गई और सब पर हमला कर दिया। काश वो थोड़ी। वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर सकी, क्योंकि अचानक एक तलवार उसके गले पर आ गई। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम उस वाक्य को पूरा करने का प्रयास करो। बी की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी और उसकी आंखें दुश्मनी की निशानी थीं। वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर देती थी। दूसरी ओर लूसी का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। इससे पहले कि मामला और बिगड़ता, विल ने आवाज़ लगाई, बस बहुत हो गया, तुम दोनों। बी तलवार नीचे रखो और सेराफाइन को लाओ, हम अभी बेस पर वापस जा रहे हैं। बी की आंखों में कुछ चेतना लौट आए, उसने तलवार नीचे गिरा दी और डरी हुई सी पीछे हट गई। फिर उसने लूसी की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी जगह पर जमी हुई थी। लूसी, मुझे बहुत दुख है, मुझे नहीं पता कि मुझ पर क्या आ गया था। लूसी ने अपना सिर घुमाकर बी को देखा, फिर एक चील बनकर आकाश में उड़ गई। बी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वह तुरंत ही अपनी ख्यालों से बाहर आ गई। बी, हमारा समय खत्म हो रहा है, चलो चलें। वह सेरा के शरीर के पास गई और उसे उठा लिया। वह ज्यादा भारी नहीं थी और आधार भी काफी पास था। चलते चलते बाकी लोग बातें करने लगे। आपने कितना सार अवशोषित किया? किलशॉट ने पूछा। क्लॉकवर्क ने सबसे पहले जवाब दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे 573/1000 मिले, और मुझे लगता है कि आखिरकार मुझे अपना रूपांतरण समझ आ गया है। देखिए, मैं इसके कुछ हिस्से बदल सकता हूँ, इसलिए मैं इस पर हथियार या कवच लगा सकता हूँ, शायद कुछ गैजेट भी। इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अगला था जादूगर। वाह, मेरे पास तो सिर्फ 487 हैं, तुम मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे निशानेबाज हो। विल, तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास 749 है। अरे, तुम्हारे पास हमसे कहीं ज्यादा है। मेरे पास तो सिर्फ 623 हैं। किलशॉट ने कहा। 1 मिनट और चलने के बाद लूसी वापस आए और इंसान के कपड़े पहन लिए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, फिर अचानक लूसी ने पूछा, बी, तुमने क्या किया? तुमने नीचे क्या देखा, जिसके कारण सेराफिन ने ऐसा व्यवहार किया? उसकी आवाज़ में वास्तविक चिंता थी, इसलिए बी ने अपने गुस्से पर काबू पाया और जवाब दिया, मैंने इसे नहीं देखा क्योंकि यह मेरे पीछे था, लेकिन इसने मुझे ऐसा महसूस कराया। इसने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं समुद्र की गहराई में डूब रहा हूँ। गहरी सांस लेकर उसने आगे कहा, और सेरा ने अपना दिमाग नहीं खोया है। यह उसका हथियार है, ये लगातार उसकी रक्त पिपासा को बढ़ाता है। सेरा बस टिके रहने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे भागने के दौरान उसे अपना सारा सार अपने पंखों पर केंद्रित करना पड़ा। बिया की आंखें फिर से पानी से भर गईं, और फिर भी वह रक्त पिपासा के आगे तभी झुकी जब हम सब सुरक्षित थे। बी की बात खत्म होते ही सब चुप हो गए, कम से कम तब तक जब तक लूसी ने बी के कंधे को छूते हुए बात नहीं की।
मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मुझे खेद है। मैं बस गुस्से में था और सुरक्षा के लिए वहां से जाना चाहता था। हाँ, मुझे भी खेद है। चलो इसे भूल जाते हैं, आप क्या कहते हैं? ये तो बहुत बढ़िया होगा। और आपने कितने एसेंस खरीदे? मेरे पास 786 हैं। तुम भी, मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, किलशॉट ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जब बाकी लोग बात कर रहे थे उसने अपना और सेरा का काउंटर चेक किया और आखिरकार बोली, मेरे पास 879 एसेंस हैं और सेरा के पास 901 हैं। जब उसने ये कहा तो अन्य लोगों ने उसे अजीब भाव से देखा। ये मुझे क्यों घूर रहे हैं? हाँ, मेरा और सेरा का सिरा उनके सिरा से काफ़ी ऊंचा है, लेकिन हम वहाँ ज़्यादा देर तक रहे। क्या मैंने कुछ गलत कहा? लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब किलशॉट ने चेहरे पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ पूछा, तो लेडी बी, आप संत सेराफिन के सार की गिनती कैसे जानती हैं? अरे यार, अब तो उन्हें पता चल गया। मतलब, ऐसा नहीं है कि हमने इसे छिपाने की कोशिश की। असल में हमने कई बार सेक्स करने की कोशिश की, लेकिन कोई न कोई बात निकल ही आती थी। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये स्पष्ट नहीं है? क्योंकि वह उसकी गर्लफ्रेंड है, लूसी ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बढ़िया, मुझे तो यही चाहिए था। लेकिन उसे गर्लफ्रेंड की आवाज़ अच्छी लगी। बस यही सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जो देखते ही देखते शर्मिंदगी में बदल गई, क्योंकि सब अभी भी उसे ही देख रहे थे। हमने अभी तक इस बारे में बात नहीं की है कि हम क्या हैं, लेकिन हमने एक दूसरे को चूमा है, तो आप जो चाहें करें। उस समय तक वे स्टेशन पहुंच चुके थे। बिया सेरा को अस्पताल नहीं ले गई, बल्कि उसके कमरे में गई जहां उसने उसे सुला दिया। फिर एक कुर्सी पर बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। बी ने आज एक नए प्रकार का दर्द सीखा, वह दर्द जिसे आप अपने भले के लिए प्यार करते हैं उसे चोट पहुंचाने का। मैं आशा करता हूं कि हम दोनों को कभी भी ऐसा महसूस न करना पड़े। कुछ घंटों बाद सेरा आखिरकार जाग गई। उसका सिर घंटी की तरह धड़क रहा था और गले में ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई रैगमाल निगल लिया हो। अरे, क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? हम सीवा में पड़े उस अजीबोगरीब भूत से बच निकले और फिर कुछ नहीं। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि बिया उसका हाथ पकड़े सो रही है। सेरा ने उसका हाथ छुड़ाकर उठने की कोशिश की, लेकिन वह कराह उठी और बिया जाग गई। उसके चेहरे पर चिंता और दुख साफ झलक रहा था। अरे, कैसा लग रहा है? उसने धीमी आवाज में पूछा। पानी, कृपया। क्या सेरा का गला इतना सूखा था कि वह बस इतना ही कर पाए? बी की आंखें अपराधबोध से चौड़ी हो गईं और एक पल में ही वह गिलास लेकर आ गई। धन्यवाद। उसने गहराई से पानी पिया और पानी की ठंडक का आनंद लिया। पानी कितना अच्छा है, खून से भी कहीं बेहतर। अचानक बी ने उसकी ओर देखा और बहुत डरपोक आवाज में पूछा, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? क्योंकि तुम्हें पता है। बिया उससे नजरें नहीं मिला सकी और उसे नजरें फेरनी पड़ी। उसका चेहरा अभी भी अपराध बोध से भरा हुआ था। क्या तुम्हारा मतलब है मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? बोलने में अभी भी थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन सेरा ने खुद को संभाल लिया। बिया थोड़ी हैरान हुई, फिर उसने बताया कि भागने के बाद क्या हुआ। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, सेरा की हालत और खराब होती गई। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, बिया ने फिर पूछा, तो क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? मुझे ये सवाल पूछना चाहिए ना? विच डॉक्टर कैसा है? बी का मूड थोड़ा ठीक हुआ और उसने कहा, वो ठीक है, बस तुम पर गुस्सा थी, बस। सेरा ने बी के चेहरे की तरफ देखा, वहां अभी भी थोड़ी उदासी थी। इसलिए वह झुकी और उसे चूम लिया। यह ज्यादा लंबा तो नहीं था, लेकिन शब्दों से कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण था। तुम्हें अपने किए पर कोई ग्लानि नहीं हो रही? मैं खून के नशे में था और अपने दोस्तों को तकलीफ देने लगा था। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें दोबारा ऐसा करना चाहिए। और मुझे तो याद भी नहीं, इसलिए ऐसे बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे पहले कि बिया कोई आपत्ति जता पाती, उसने उसे फिर से चूमा और पूछा, ठीक है, तुम चुड़ैल, ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा। ये सब करने के बाद वे दूसरों की तलाश में उठ खड़े हुए। अब एक भ्रष्ट से लड़ने का समय आ गया था। खैर, जाहिर है उन्हें पहले उसका पता लगाना होगा और कोई ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे उसे मारा जा सके। उन्होंने सबको कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा किया और योजना बनाने लगे। बी ने सेरा को पहले ही बता दिया था कि उन्हें उनके रिश्ते के बारे में पता है, इसलिए उसे लूसी और किलशॉट की लगातार टिप्पणियों से कोई हैरानी नहीं हुई। अंत में सभी इस बात पर सहमत हुए कि जब तक वे भ्रष्टों के बारे में और नहीं जान लेते, तब तक जीत की कोई संभावना नहीं है। इसलिए लूसी और सेरा के नेतृत्व में एक स्काउटिंग टीम जाएगी। साथ ही सहायता के लिए 6 नियमित लोग भी होंगे। अन्य लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि लोगों को स्टेशन से बाहर निकलकर बंकर में जाने के लिए तैयार रहना होगा। बातचीत खत्म होने के बाद सब अपने अपने रास्ते चले गए। बैरक के रास्ते में लूसी ने सेरा से बात की। सुरंग में आपने जो किया, अपनी समझदारी बनाए रखी ताकि हम बच सकें, वह वाकई सराहनीय है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सेरा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या मैं मरने वाला हूँ या कुछ और? क्या? लूसी ने अभी शुक्रिया कहा।
आपका स्वागत है, मुझे लगता है, और हमले के लिए खेद भी है। बैरक पहुंचते ही बातचीत बंद हो गई। उनके पूरे समूह में लगभग 600 लोग थे, जिनमें से लगभग 100 को हथियारबंद किया जा सकता था क्योंकि उनके पास हथियार और कवच की कमी थी। वे सभी बैरक में रहते थे। लूसी सेरा के साथ अंदर आए और अचानक सारी बातचीत बंद हो गई और सब उनकी तरफ देखने लगे। वे एक दुर्लभ दृश्य थे, खासकर सेरा। लूसी कभी कभी यहाँ ताश खेलने, सेक्स करने या अपने खाली समय में जो भी करती है, करने आती है। दूसरी ओर, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। एक लंबा चौड़ा आदमी डरते डरते उनके पास आया। सेरा भी उसे पहचानती थी, वो मो था। एक सच्चा अनुभवी, कोपेन के पतन से पहले का एक सैनिक और बी का साथ देने वाले गिने चुने लोगों में से एक। सिर्फ इसी वजह से उसे सेरा का सम्मान मिला। मो रेगुलर का कमांडिंग ऑफिसर भी था। वह सिर्फ उन सातों से ही आदेश लेता था। लूसी और संत सेराफिन, हम किस खुशी के ऋणी हैं? मो ने घबराहट से पूछा। आपको लगता होगा कि पिछले वर्षों में एक सैनिक के रूप में उसे इवॉल्व से बात करने की आदत हो गई होगी, या शायद मैं ही समस्या हूँ। न्यूबर में उन्होंने कभी भी इवॉल्व को सेंट या लेडी जैसे नाम नहीं दिए। जब तक वह अपना काम अच्छी तरह से नहीं करता, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लूसी ने उन दोनों की ओर से बात की। हमें प्रथम श्रेणी के एक भ्रष्ट व्यक्ति की खोज में मदद के लिए 6 स्वयंसेवकों की आवश्यकता है। और चिंता न करें, ये केवल एक खोज अभियान है। मो ने सिर हिलाया और जोर से दोहराया ताकि हर कोई सुन सके। यहाँ हम जा रहे हैं, संभवतः कोई स्वयंसेवक नहीं होगा, लेकिन लोगों को उनके साथ आने का आदेश देना बहुत खतरनाक है। लेकिन सेरा को हैरानी हुई जब सभी ने हाथ उठाया। लूसी भी इसके लिए तैयार नहीं थी। वे एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उनकी उलझन देखकर मो मुस्कुराया। क्या आपने सोचा था कि संत सेराफिन के साथ मिशन के लिए कोई स्वयंसेवक नहीं होगा? इस बिंदु पर सेरा अब और नहीं रोक सकी। तुम मुझे इतना महत्व क्यों देते हो? इसका उत्तर मो ने नहीं दिया, बल्कि एक नियमित ग्राहक ने दिया जो संभवतः सेरा की उम्र के करीब है। संत सेराफिन, हम गुलाम बनाए जाने वाले थे या मारे जाने वाले थे? डेथब्रिंगर हम सभी को मारने के लिए पर्याप्त लोगों को लेकर आया था, एक वृद्ध सैनिक ने बीच में ही बोलते हुए कहा। लेकिन आप हफ्तों की बेहोशी के बाद, युद्ध से लगभग एक दिन पहले, जाग उठे। और आपकी वजह से हमने एक भी व्यक्ति नहीं खोया। इस बार एक महिला आगे बढ़ी। इसलिए हमें विश्वास है कि संत सेराफिन और लेडी बी के नेतृत्व में हम ये युद्ध जीतेंगे, अपने लोगों को बचाएंगे और कैसलबर्ग पहुंचेंगे। ये सुनकर सैनिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सेरा इस बात से पूरी तरह स्तब्ध रह गई। कम से कम स्वयंसेवा में कोई समस्या नहीं होगी, शायद कभी नहीं होगी। अंत में उन्होंने मो को मिशन के लिए 6 लोगों को चुनने दिया, 3 महिलाएं और 3 पुरुष। वे उनके सबसे अच्छे सैनिक थे और मो की यह बात उनके लिए बहुत मायने रखती थी। स्काउटिंग मिशन 2 दिशाओं से किया जाएगा, उत्तर और दक्षिण पश्चिम। लूसी और सेरा ने इसे इस तरह करने का फैसला किया क्योंकि इससे जानकारी इकट्ठा करने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कुछ मिनट चलने के बाद वे 8 2 समूहों में बढ़ गए। एक का नेतृत्व लूसी कर रही थी और वे दक्षिण पश्चिम दिशा से स्काउटिंग करेंगी। दूसरे का नेतृत्व सेरा कर रही थी और वे उत्तर दिशा में जाएंगे। खंडहर हो चुके शहर से गुजरते हुए सेरा बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसके साथ मौजूद 3 लोग ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वो कोई धार्मिक व्यक्ति हो। एक समय तो ये बात इतनी परेशान करने लगी कि उसने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया ताकि कम से कम वो बात तो कर सकें। आपका नाम क्या है? संत सेराफिन, मेरा नाम ऐश है। इस मिशन पर मुझे चुनने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी। भाड़ में जाओ, कृपया मुझे मत बताओ कि वे इस तरह बात करने जा रहे हैं। संत सेराफिन, मैं फेथ हूं और यहाँ आना मेरे लिए सम्मान की बात है, हे लेडी। दूसरी महिला ने झुककर कहा। हे भगवान, उसने तो सचमुच झुककर प्रणाम किया। संत सेराफिन, मेरा नाम इसहाक है। अंततः आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। खैर, कम से कम वह कुछ हद तक सामान्य तो है। लेकिन उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। यदि लेडी को कुछ चाहिए तो कृपया पूछ लें। ठीक है, नहीं, सब ऐसे ही हैं। यह एक लंबा मिशन होगा। सड़कों पर चलते हुए उन्हें कभी कभी भागना, छिपना या लड़ना भी पड़ता था। लेकिन सेरा को जल्द ही एक बात साफ समझ आ गई। मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। सार में वृद्धि ने मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बना दिया है। लेकिन मुझे खुद को ज़्यादा नहीं आंकना चाहिए। मैं अभी भी एक विकसित व्यक्ति ही हूँ। शक्ति वृद्धि ने उसे नियमित सैनिकों की नज़रों में ज़्यादा मानवीय बनाने में कोई मदद नहीं की। जब वे बनकर के प्रवेश द्वार के पास पहुंच रहे थे तो तीनों सैनिक ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वही ईश्वर द्वारा भेजी गई कोई पवित्र आत्मा हो। अरे, और तो और भी बुरा होने वाला है। लेकिन मैं इसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए भी कर सकता हूँ। अगर धर्म का मामला जुड़ा तो वे और भी ज़ोर से लड़ेंगे। आखिरकार वे उस इमारत में पहुंच गए जहां वे अपना स्थान लेंगे। भ्रष्ट कभी कभी इन गलियों में घूमते हैं। बनकर का प्रवेश द्वार पास ही है और वहीं राक्षस रहता है। ठीक है, चलो अपनी स्थिति संभाल लें। हाँ, संत सेराफिन,
तीनों ने एक साथ कहा। एक गहरी सांस लेकर सेरा चलने लगी। इमारत ज्यादातर खाली थी, सिवाय कुछ दागदार जानवरों के जिनका ध्यान नियमित लोग रखते थे। किसी समय उसने निर्णय लिया कि कमजोर राक्षसों को मारने से नियमित राक्षस स्वयं को बेकार महसूस करेंगे, इसलिए उसने उन्हें तीसरे स्तर के दागी से छोटे किसी भी राक्षस की देखभाल करने का आदेश दिया। उन्होंने इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर अपनी जगह बना ली और सैनिक खाना बनाने लगे। वे यहाँ एक दिन के लिए रहेंगे। अगर भ्रष्टाचरण नहीं आता और लूसी कोई खबर नहीं भेजती तो वे प्रवेश द्वार के पास पहुंच जाएंगे। सैनिक आग के चारों ओर इकट्ठा होकर धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। सेरा ने उनकी बातें नहीं सुनी, लेकिन जितनी नज़रों से उन्होंने उसकी तरफ देखा उससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। किसी समय फेथ नाम की एक महिला सेरा के पास आए। वह सामान्यतः सुंदर थी, उसके बाल भूसे के रंग के थे और उसका शरीर हर जगह से भरा हुआ था। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। संत सेराफिन, हम बात कर रहे थे। हमने एक अफवाह सुनी। हम पूछना चाहते थे। हमारा इरादा आपत्तिजनक नहीं है। विश्वास, बस इसे बाहर थूक दो। सैनिक सेरा को देखकर वास्तव में अचंभित रह गया, लेकिन गलत कारणों से। मेरी लेडी, आपको मेरा नाम याद है? ओह मेरे कमबख्त, भगवान, जरूर मुझे याद है। वैसे आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आसानी से बुरा नहीं मानता। इस सम्मान के लिए धन्यवाद संत सेराफिन। हम केवल ये पुष्टि करना चाहते थे कि आपके और लेडी बी के बीच की अफवाहें सच हैं या नहीं। ये सुनकर सेरा को थोड़ा आश्चर्य हुआ और वह समझ नहीं पाई कि क्या कहे। इसके बजाय उसने पूछा, उम्मा, तुमने क्या अफवाहें सुनी? उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर विश्वास शुरू हुआ। हमने सुना है कि तुम दोनों को पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। ऐश ने बीच में ही टोकते हुए कहा, और आपने तुरंत अपनी घड़ियां जोड़ दी क्योंकि आप जानते थे कि वह आपके जीवन का प्यार थी। क्या ये सच है? मतलब मुझे वो पसंद है, लेकिन इस वक्त मेरे जीवन का प्यार कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैं बस सच बता देता हूँ और वो उसके साथ जो चाहे करते हैं। मैंने अपनी घड़ी को बी की घड़ी से जोड़ दिया है और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। सेरा ने उन्हें खाना बनाने के लिए छोड़ दिया और अब उसे बहुत कुछ सोचना था, खासकर अपने भविष्य के बारे में। मेरे पास लगभग 1000 जीवन सार हैं, इसलिए मुझे रैंक बढ़ाने के लिए किस राक्षस का शिकार करना चाहिए? सेरा ने कुछ देर तक इस विषय पर सोचा और फिर इस विषय को छोड़ दिया। इतनी दूर की योजना बनाना अनावश्यक है और मैं इस विषय पर बिया की राय जानना चाहता हूँ। अगली बात जो उसने सोची वह थी उसकी विरासत, खासकर अगली वाली। सेरा ने साफ दिमाग के इस्तेमाल में लगभग महारत हासिल कर ली है, लेकिन जब तक वह लड़ने में बेहतर नहीं हो जाती तब तक इसमें कोई खास सुधार नहीं होगा। अगला कैसे मिलेगा? विवरण में लिखा था। उस स्पष्टता के साथ वह लड़ता रहा, क्योंकि हार मानने का मतलब था अपने लोगों का विनाश। लेकिन मेरे मामले में इसका क्या मतलब है? अपने लोगों को बचाने के लिए क्लियर माइंड का इस्तेमाल करते हुए लड़ना। क्या मेरे पास लोग भी हैं? सोचते हुए इसहाक उसके पास गया। संत सेराफिन, खाना तैयार है, अगर आप खाना चाहें तो। मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। सेरा ने बस सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और खाना खाने चली गई। पेट भर खाने के बाद उसने अपनी प्रशिक्षण तलवार निकाली और अभ्यास शुरू कर दिया। सूरज ढलने तक वह पसीने से तरबतर और थकी हुई थी, और जब रात हुई तो भ्रष्ट भी थक गए।